हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो हम टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी क्रम में लास्ट क्लास को हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग कल डिराइव किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पर क्या होगा। यह माइनस क्यू था, यह प्लस क्यू था, दोनों के बीच में दूरी 2L और यहाँ से किसी r दूरी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था और मालूम चला था कि पॉजिटिव के कारण इधर है और नेगेटिव के कारण इधर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया था एक्सिस पर, उसको निकालने का तरीका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई, यहाँ से दूरी हम लेते थे, यहाँ से लेते थे r दूरी सेंटर से, तो यहाँ पर जब प्लस क्यू से ले रहे थे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर आया और उसमें से इसको घटा दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव वाले चार्ज के कारण r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आ गया था यह फॉर्मूला। इतना ही बस आपको याद रखना है डेरिवेशन के लिए कि ये हमको करना पड़ता है। इतना आ गया तो बाकी डिटेल्स में जो लैंग्वेज लिखना है वो आप लिखते चले जाओगे, लेकिन बेसिकली यही आपको याद रखना है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और यह हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और बटा में r प्लस एल गुने r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए, आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्लस एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा है तो 2r इंटू 2l और नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। चूंकि r बहुत बड़ा था l से, डिनोमिनेटर से हटा दिए थे और e एक्सिस आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ 2r और यहाँ q इंटू 2l और नीचे में r के पावर 4 कट के यह 3 हो गया। आपका यह डिराइव हो गया था कि e एक्सिस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, जहाँ q इंटू 2l 2p होता था। इतना ही बेसिकली आपको क्या करना था, याद रखना था। लास्ट क्लास में इसको डिटेल्स में समझाया, आज जल्दी में कि अगर जल्दी में डिराइव करना हो तो कितना देर लगा, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा और यह डिराइव हो गया। इस तरह से आप जल्दी जल्दी डिराइव करके इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उसी प्रकार इक्वेटोरियल पर भी था। तो जब इक्वेटोरियल पर हम गए थे निकालने तो यहाँ क्या था, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इक्वेटोरियल लाइन यानी इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह यहाँ पे हो जाता है। यह एंगल थीटा और यह एंगल थीटा और हमने प्रूफ किया था कि यह एंटी पैरेलल होता है तो यह भी थीटा, यह L और यह दूरी R। तो यहाँ जो E निकाल रहे थे यह भी E था, यह भी E था। E बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसके दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन जब E इक्वेटोरियल निकालना था तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा यानी 2E cos थीटा हो जा रहा था बस। तो E इक्वेटोरियल निकालना बहुत आसान हो गया, 2 E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी L बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L काफी छोटा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। L को जब नेग्लेक्ट करोगे तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। यह आ जाएगा E इक्विवेलेंट बोल रहे हैं इक्वेटोरियल, E इक्वेटोरियल इतना आ जाएगा। इस दोनों का E इक्विवेलेंट या उसी को इक्वेटोरियल बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, यह फॉर्मूला आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस करके। इतना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। डिटेल्स में अगर जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, इसका पूरा डिटेल्स में यही 2 पढ़ाई थे लास्ट लेक्चर में। आज अब हम पढ़ाएंगे
कि जनरल कोई पॉइंट हो, ना कि एक्सिस पर ना इक्वेटोरियल पर, जनरल पॉइंट हो तो हम कैसे डिराइव करेंगे। बस इस दो को याद रखना है और इसी दो के आधार पर यह डेरिवेशन हो जाएगा। गौर से देखना, टॉपिक होगा, अब फिर डिटेल्स में अब आगे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole at any general point, किसी जनरल पॉइंट पर निकालना होता है। जनरल पॉइंट किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? जनरल पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर की तरह, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है, यह क्या है? इसका सेंटर ओ। जनरल पॉइंट लेना है, यानी इस ओरिजिन से किसी भी पोजीशन पर हम ले लेते हैं, जैसे यह पॉइंट हो गया और यह एंगल थीटा, कि किसी भी आर डिस्टेंस पर और वह एंगल थीटा बना रहा है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। दो तरीका से सोचते हैं कि यह जो डाइपोल है, यह पॉइंट ना तो इस डाइपोल के एक्सिस पर है, ना इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे है। लेकिन अगर इस डाइपोल को दो भाग में हम बांट ले, एक डाइपोल ऐसा ले ले, यहां माइनस क्यू और यह प्लस क्यू, और इसी डाइपोल को अगर रोटेट करके हम ऐसा बना ले, गौर से देखना, दो कंपोनेंट ले ले, माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू। इस डाइपोल का दो हिस्सा ले लिए, इस डाइपोल को ऐसे नचा दिए तो प्लस क्यू माइनस क्यू, और ऐसे नचा दिए माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल यही है, इसका कंपोनेंट ले रहा है। तो यहां कंपोनेंट लोगे तो यह लेंथ अगर एल है तो यह हो जाएगा एल कॉस थीटा और यह हो जाएगा एल साइन थीटा। यानी कहने का मतलब कि यह वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P1, अगर हम ले तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, इस वाले का P है अगर, तो इस वाले का हो जाएगा P1 cos थीटा, P1 बराबर P cos थीटा। गौर से देखना कैसे, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। यह दिमाग में रखो कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होता है P, तो इधर कितना होगा? P cos थीटा, और इधर कितना होगा? P sin थीटा। यानी इस डाइपोल के हिसाब से सोचोगे तो P2 हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक डाइपोल नहीं बल्कि दो डाइपोल मानेंगे, एक डाइपोल ऐसा, एक डाइपोल ऐसा। ऐसे डाइपोल वाले का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, ऐसे वाले का डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। तो यह पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है और इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो इस डाइपोल को 1 मानते हैं, इसको 2। तो इस डाइपोल के कारण हम जानते हैं यह पॉइंट एक्सिस पर है, तो एक्सिस में ही होगा, यानी E1 जो होगा वह एक्सिस पर ही होगा, E1। ठीक है, लेकिन E2 इस डाइपोल के कारण अगर देखोगे तो इस डाइपोल के लिए यह पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल लाइन पर। ध्यान देना, इस डाइपोल के लिए यह पॉइंट एक्सिस पर है, तो अलोंग द एक्सिस हम जानते हैं कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में होता है जिधर डाइपोल मोमेंट होता है। डन। इस डाइपोल के कारण अब सोचेंगे तो इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इसके एंटी पैरेलल होगा। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, यह प्लस से माइनस की तरफ, तो यह हो जाएगा आपको E2। यह क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। ठीक है, बस। तो अब यहां अगर आप E1 लिखना चाहो तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सिस पर है तो एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है? 2p/r क्यूब, तो r क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ p की जगह p नहीं बल्कि p cos थीटा, यह हो जाएगा E1। और E2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेटोरियल पर है तो इक्वेटोरियल पर तो मैग्नेट p/r क्यूब होता है,
लेकिन यह किसके इक्वेटोरियल पर है? इस डाइपोल के, जिसका डाइपोल मोमेंट P नहीं बल्कि P साइन थीटा है। यह हो जाएगा P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। यह दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। यानी अगर एक वेक्टर r यूनिट वेक्टर मानते हैं और इसको थीटा यूनिट वेक्टर, जनरली लोग मान लेता है इस वाले को अलोंग द रेडियस, और यह हो गया परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यह हो गया, मतलब यह लाइन को रेडियस वेक्टर बोल देते हैं, जिस पॉइंट पर है सेंटर से यहाँ की दूरी, यह रेडियस वेक्टर कहलाता है। तो E1 हो गया अलोंग द रेडियस, और ये हो गया अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इसको अलोंग द टेंजेंट भी बोल सकते हैं। तो यह थीटा, तो यह डायरेक्शन हो गया अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट मैग्नीट्यूड, या ई नेट के जगह पे हम ऐसा लिखे ई आर कॉमा थीटा, किसी भी आर दूरी पर थीटा पर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो जो कॉमन चीज है उसको बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू बाहर, अंदर में रूट अंडर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो इसका रिजल्टेंट निकालना हो, अगर यह वेक्टर a है यह b है तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होगा, यह होगा इस एक्सिस पर और यह इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस यहां हो गया, इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब है यहाँ पे, सॉरी यह क्या है आर क्यूब, और यहां हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक cos स्क्वायर थीटा साइन के साथ मिलके 1 बन जाएगा, यहां बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कैसे 3 हुआ, 2 दूना 4 होता, 4 में से एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मिला के 1 बना दिए, बच गया यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा। यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किसी भी जनरल पॉइंट पे। गौर से देख लो, अगर यही आप देखोगे एक्सिस पर, स्पेशल केस, तो एक्सिस के लिए थीटा 0 हो जाएगा। एक्सिस पर थीटा क्या हो जाएगा, इस डाइपोल के एक्सिस पर जाओ तो थीटा 0 हो जाएगा, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 3 + 1 4, रूट अंडर 4 2 हो जाएगा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। अगर यही इक्वेटोरियल पर जाओगे तो थीटा की जगह 90 डिग्री थी, ये खत्म हो गया, यहाँ 1 बच गया, तो ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। तो हम जानते हैं इक्वेटोरियल पर सीधे p बाई आर क्यूब होता है और एक्सिस पर 2p बाई आर क्यूब होता है। तो यह एक्सप्रेशन आपको 2 दे देगा थीटा इक्वल टू 0 पर। तो इस तरह से सोचना है, डाइपोल को 2 भाग में तोड़ के सोचना है, एक भाग ऐसे अलोंग द एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अब हम सोचेंगे कि यह एक डाइपोल नहीं बल्कि 2 डाइपोल के मिल के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, लेकिन एक डाइपोल का P cos थीटा है, दूसरे डाइपोल का P sin थीटा है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला है टॉपिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी अब टॉपिक ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगा, मतलब उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, इस 2 बात पर हमको ध्यान देना है। एक ओरिएंटेशन ऐसा अगर हम देखें, यह -q और यह +q,
तो यहां हम देखेंगे इस प्लस वाले पर फोर्स इधर लगेगा और माइनस वाले पर फोर्स इधर लगेगा। क्यों भाई? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन बताता है वह पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बताता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर फोर्स विपरीत दिशा में होगा। तो हम देखेंगे दोनों पर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम है, तो फोर्स यहां भी हो जाएगा QE, यहां भी फोर्स हो जाएगा QE, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो एफ नेट कितना हो गया? 0। ओरिएंटेशन अगर अलग भी है, मान लो ऐसे तिरछा भी है, तो तिरछा होगा, अगर यह माइनस क्यू है यह प्लस क्यू है, तो प्लस वाले पर फोर्स इधर लगेगा QE, फोर्स बराबर QE, और नेगेटिव वाले पर जस्ट अपोजिट लगेगा, फोर्स बराबर माइनस फोर्स बराबर QE। डायरेक्शन ऑलरेडी उल्टा हम कर चुके हैं, यानी हम दोनों केस में देख रहे हैं कि टोटल फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स ऑलवेज 0। यहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो है टोटल फोर्स हमेशा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर यह यूनिफॉर्म नहीं हुआ, अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, जैसे यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरह से, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कि कम? यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। अगर यहाँ पर रख दो मान लो किसी डाइपोल को, यह -Q और यहाँ +Q, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस दिशा में, यह फोर्स कम होगा और यह वाला फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर F पॉजिटिव बोले और इधर F नेगेटिव बोले, तो F नेगेटिव जो होगा वह ग्रेटर देन होगा F पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सो हेयर, सो यहाँ पर F नेट 0 नहीं भी हो सकता है, F नेट 0 नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि जहाँ F नेट 0 हो जाए, ऐसी भी संभावना है कि नॉन यूनिफॉर्म में भी F नेट 0 हो जाए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, जैसे इसको मिटाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में कुछ इस टाइप से अगर रहे, अब ये कहने के लिए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अगर इस टाइप से है तो, लेकिन अगर यहाँ पर कोई डाइपोल को रख दे, यहाँ पर डाइपोल को रख दे और यहाँ पर डाइपोल इस तरह से, तो हमको दिख रहा है फ्रॉम सिमेट्री कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। इस केस में भी इधर का फोर्स F पॉजिटिव और F नेगेटिव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, F नेगेटिव इक्वल टू F पॉजिटिव। सो F नेट इस केस में क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड F नेट बराबर 0, यह ऑलवेज हमेशा। बट इन नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करें तो F नेट में और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है और बच्चा धोखा खा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आती है बारी टॉर्क की। टॉर्क क्या होगा? अब देखो इन यूनिफॉर्म, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका? टॉर्क का। फोर्स और टॉर्क में तो अंतर समझ रहे हो, टॉर्क जो घुमाने के लिए काम करे। तो अब यहाँ देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हम मान लिए यूनिफॉर्म। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अगर इस टाइप से हम कोई डाइपोल रख दे, यह -Q और यह +Q, ठीक है? तो अब क्या होगा? इस +Q पर फोर्स इधर लगेगा QE, और इस पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा QE।
है ना। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि यह टॉर्क, यह फोर्स इसको इस पॉइंट के लॉन्ग रोटेट करा सकता है कि नहीं। ओवरऑल टोटल फोर्स 0 है, सो दिस पॉइंट विल नॉट मूव, यह पॉइंट आगे की ओर मूव नहीं करेगा। इसको अगर सेंटर बोला जाए, यह सेंटर है तो सेंटर आगे की ओर मूव नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल यह रोटेट करेगा। ओवरऑल यह क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ दोनों का मास टोटल फोर्स 0 है, इसलिए जहाँ भी सेंटर होगा एग्जैक्टली बीचों बीच हो, अगर दोनों का मास बराबर मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो वह पॉइंट आगे की ओर मूव नहीं करेगा। अगर यह बीचों बीच नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास अगर बीचों बीच नहीं हुआ, जहाँ भी हुआ, तो उस पॉइंट के लॉन्ग टोटल फोर्स 0 है, लेकिन टोटल टॉर्क अगर निकालना हो तो टोटल टॉर्क आप निकाल सकते हो किसी भी फोर्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर हम इस एक्सिस के लॉन्ग टोटल टॉर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, यह टोटल लेंथ इसका है 2L, और यह एंगल अगर थीटा बना रहा है तो यह भी क्या होगा, थीटा। तो यह डिस्टेंस हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ 2L साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर टॉर्क देखा जाए तो इस एक्सिस से यह फोर्स तो पास कर रहा है, तो इसके कारण टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच में, लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर परपेंडिकुलर। तो अगर इसको हम मान लेते हैं एक्सिस इसके अलॉन्ग, तो इसके अलॉन्ग अगर एक्सिस मानोगे तो यह एक्सिस कितना दूर है, 2L साइन थीटा दूर है। फोर्स ये है QE, इस फोर्स के तो एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो इसके कारण कोई टॉर्क नहीं होगा। सो टॉर्क बराबर आपको यहाँ किसके कारण होगा, सिर्फ F पॉजिटिव के कारण होगा, F नेगेटिव वाले के कारण नहीं होगा। हम इस पॉइंट के अलॉन्ग लेते हैं अबाउट, यहाँ हम लिखते हैं टॉर्क अबाउट माइनस Q, चार्ज के अलॉन्ग अगर हम ले लेते हैं, मतलब पॉइंट अबाउट द पॉइंट वेयर माइनस Q इज लोकेटेड, जहाँ पर माइनस Q है उस पॉइंट के अलॉन्ग अगर टॉर्क लोगे तो वह हो जाएगा फोर्स QE गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा, यहाँ से टॉर्क बराबर आ गया QE, यानी Q इंटू 2L को एक साथ लिख लो E साइन थीटा। तो Q इंटू 2L क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट गुने E साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर हो जाता है P साइन थीटा। तो P साइन थीटा, और यह टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यह P साइन थीटा है, तो लग रहा है जैसे कि कोई वेक्टर प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड यही होता है। P और E का वेक्टर प्रोडक्ट अगर निकाले तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P साइन थीटा। तो टॉर्क यहाँ देखो, टॉर्क इस टाइप से लग रहा है, यह क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट इधर है। तो डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ रोटेट कर रहा है। रोटेशन अगर इधर डाइपोल मोमेंट हुआ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ है, तो यह P क्रॉस E हो जाएगा। टॉर्क बराबर क्या होगा, P क्रॉस E। ऐसा क्यों हमको सोचना पड़ा है, क्यों, क्योंकि E क्रॉस P का भी मैग्नीट्यूड यही होता है, और P क्रॉस E का भी मैग्नीट्यूड यही होता है। तो यहाँ दोनों संभावना थी, P क्रॉस E की भी और E क्रॉस P की भी। तो अब हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि रोटेट कैसे कर रहा है। अगर P से E के तरफ रोटेट किया तो P क्रॉस E, अगर इस तरह से रोटेट करता E टू P तो यह हो जाता E क्रॉस P। तो यहाँ आपको बस याद रखना है कि टॉर्क बराबर हो गया P क्रॉस E। टॉर्क बराबर क्या हो गया, P क्रॉस E। यह फार्मूला आपको काम आएगा, और मैग्नीट्यूड हो गया PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो इसका अगर हम स्पेशल केस देखिए, इसका अगर हम स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में आप देखोगे कि टॉर्क बराबर 0 होगा 4, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, टॉर्क 0 होगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री बराबर साइन 180 डिग्री बराबर 0। और टॉर्क जो होगा वह मैक्सिमम होगा कितना,
मैक्सिमम होगा P गुने E एट थीटा बराबर 90 डिग्री। बस यही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो जीरो होगा हमेशा, लेकिन टॉर्क जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। यानी टॉर्क के लिए यूनिफॉर्म रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, टॉर्क जीरो या नॉट जीरो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। क्या एकदम सेट हुआ दिमाग में? क्यों? क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, दोनों पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में कई बार मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए जीरो फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन टॉर्क है, टॉर्क तो जीरो हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म है। यह ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे आखिर ये मैथमेटिकली तुमको दिख रहा है, फिजिकली इस बात को कैसे अनुभव करोगे कि टॉर्क कैसे जीरो होगा, देख लेते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ पे डाइपोल ऐसे रखा हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। कोई भी बच्चा होगा देख के समझ सकता है कि अगर इस पेन मार्कर को ही ले ले, कोई इधर खींचे और कोई इधर खींचे, तो क्या यह रोटेट करेगा? नहीं करेगा। कोई ऐसे धक्का दे तो भी रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक ऐसे फोर्स लगाए, एक ऐसे लगाए इस टाइप से, तो क्या होगा? इधर फोर्स लगाए उधर, तो रोटेट कर जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर दोनों तरफ खींच रहा है तो यह रोटेट नहीं करेगा। और ये थीटा बराबर 0 डिग्री का केस हो गया। और इस प्रकार से देखोगे कि इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट इधर होगा। यह एग्जाम्पल हो गया थीटा बराबर 180 डिग्री का। इस केस में क्या होगा? इस पर फोर्स इधर लगेगा, इधर से फोर्स इधर लगेगा। अगेन यह क्या होगा? टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन गौर से देखना, अगर ऐसे है दोनों तरफ से धक्का दे रहा है तो थोड़ा भी एंगल मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से धक्का दे रहा है तो थोड़ा भी अगर इसको मोड़ोगे तो फिर से ये पूरा मुड़ जाएगा। यानी यह इक्विलिब्रियम में तो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यह क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी टोटल फोर्स भी जीरो है, टोटल टॉर्क भी जीरो है। लेकिन इसको थोड़ा भी अगर डिस्प्लेस किया जाए तो यह फिर से वापस इसमें नहीं आएगा। अगर इसको धक्का देके, तुम पेन को रखो ऐसे धक्का देके देखो और थोड़ा बीच में एक का थोड़ा एंगल चेंज करके देखो क्या होता है, एकदम जल्दी से इसे भाग जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ खींच के रखे हुआ, तब कोई अगर डिस्प्लेस करता है तो भी फिर क्या होगा? खिंचा के सीधा हो जाएगा। यानी यह वाला केस जो होगा यह होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। यह क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डिस्प्लेस करते हो तो पुनः वह आ जाएगा पहले वाले शेप में, लेकिन अनस्टेबल में पुनः अपने वाले शेप में नहीं आता है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यह चीज़ है डाइपोल में। डाइपोल के कारण वर्क डन भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आपको हम नोट्स में हम यहाँ लिख दिए हैं, या अगले क्लास को हम इसको पढ़ाएंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। उसके बाद हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर चलेंगे गॉस लॉ के तरफ। चलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कल का और आज का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप। ओके, बाय बाय।